Good morning. Today is 12th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है यूएसए से रिलेटेड आर्टिकल है। यूएसए में ट्रंप ने वहां पे एफबीआई के डायरेक्टर को पद से हटा दिया और आर्टिकल कह रहा है कि इससे इंस्टेबिलिटी आएगी। तो पूरा इश्यू है क्या? वैसे तो पूरा आर्टिकल जो है वो अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन अगर अमेरिका में इंस्टेबिलिटी आती है तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे का आर्टिकल टीबी से रिलेटेड है। हमने इस साल बजट में टारगेट रखा कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन एक नई आई रिपोर्ट के अनुसार हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रीजंस डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, और दूसरे जो इश्यूज इस आर्टिकल से रिलेटेड हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में है सॉरी ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में है। नई टेक्नोलॉजी है, फिलोसफिकल आर्टिकल है जिसे हम अपने ऐसे यानी निबंध में यूज कर सकते हैं। यानी ऑगमेंटेड रियलिटी को धर्म से रिलेट किया गया है और कैसे इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो कई बार इस प्रकार का ऐसे आ जाता है, साइंस एंड मिस्टिज्म, तो उस ऐसे में हम इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जेनेरिक ड्रग्स के बारे में ये आर्टिकल है। हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि वो इस बात पर कुछ कानून बनाने का विचार कर रहे हैं कि कई बार कुछ डॉक्टर्स काफी महंगी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को, और मरीज उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस बात का संज्ञान लेते हुए अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है डॉक्टर्स के लिए कि आप जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हो मरीजों को, वो सिर्फ जेनेरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब कीजिए और बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में कीजिए ताकि साफ समझ आ सके मेडिकल वालों को। आगे कौन सा आर्टिकल है? क्या पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा या फिर मृत्यु दंड को खत्म कर देना चाहिए? तो इस पर यह पूरा आर्टिकल है। हर तरह के व्यू डिस्कस किया गया है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो इस आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई, लेकिन आर्टिकल इस बात का विरोध कर रहा है। आर्टिकल कहता है जस्टिस CS कर्णन को प्रॉपर बचाव का मौका नहीं दिया गया। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा सुनाता है, जब भी जुडिशरी सजा सुनाती है, तो पहले अपराधी के विचार सुने जाते हैं कि कितनी सजा सुनाई जानी चाहिए, कम सजा सुनाई जानी चाहिए, आप माफी दे देनी चाहिए। लेकिन जस्टिस CS कर्णन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन सभी आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अमेरिका से रिलेटेड आर्टिकल को। ये देखिए, जब ट्रंप इलेक्शंस लड़ रहे थे तो इन पर काफी तरह के आरोप लगे। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने रशिया की सहायता ली इलेक्शन जीतने के लिए। और रशिया ने क्या किया इनकी सहायता के लिए? देखिए, जो इनके प्रतिद्वंदी थी हिलेरी क्लिंटन, यहां पे देखिए, हिलेरी क्लिंटन से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ऐसा आरोप इन पे लगा था कि रशिया के हैकर्स ने हिलेरी क्लिंटन की जो मेल्स थी उनको लीक कर दिया। तो काफी एक प्रकार से डिसरेप्यूट हुई हिलेरी क्लिंटन की उससे, और काफी वोटों का नुकसान हुआ हिलेरी क्लिंटन को इस पूरे प्रकरण से। अब जैसे ही वो इलेक्शन जीते तो और ज्यादा मांग उठने लगी। इवन कुछ खुलासे हुए थे तो और ज्यादा मांग उठने लगी कि क्या वास्तव में ट्रंप ने एक प्रकार से सहायता ली थी रशिया की। तो देखिए, अब इस बात की जांच कर रही थी वहां की FBI। जैसे हमारे इंडिया में CBI है तो वहां पे FBI है। FBI इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी। तो वहां के जो डायरेक्टर थे जेम्स कोमी FBI के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो बिल्कुल नजदीक हैं इस बात का पता लगाने में क्या वास्तव में ट्रंप ने सहायता ली थी रशिया की। क्योंकि मान लीजिए अगर ये बात सिद्ध हो जाती थी उन्होंने रशिया की सहायता ली थी, तो ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो एकदम एक प्रकार जांच पूरी होने से पहले ही ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर को उनकी पोस्ट से हटा दिया। तो अब आर्टिकल कहते हैं कि देखिए, इससे तो बल्कि और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ठीक ऐसा ही किया था 1971 में निक्सन ने। निक्सन जो अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थी जिन पे करप्शन के काफी ज्यादा चार्जेस लगे थे वाटरगेट स्कैंडल में। तो उन्होंने, जब वो फंसने वाले थे, ठीक उससे पहले उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पद से हटा दिया था। 1971 यानी 1971 के आसपास की ये बात है। तो उसके बाद में काफी अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी आ गई थी अमेरिका के अंदर में, काफी प्रोटेस्ट हुए थे। और ठीक वही होने वाला है अभी US के अंदर में। प्रोटेस्ट तो होने स्टार्ट हो गए हैं ट्रंप के इस कदम के बाद में, क्योंकि देखिए ये पूरी चीज, अगर मान लीजिए अमेरिका में इंस्टेबिलिटी रहती है तो पूरे वर्ल्ड में इसका असर देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि देखिए, अब आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अब हम अमेरिका पर रिलाई कर रहे थे। पिछले ओबामा के टाइम में हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ में काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो हम सोच रहे थे चाइना को हम कंटेन करेंगे, काउंटर करेंगे अमेरिका की सहायता से। लेकिन मान लीजिए अमेरिका अपनी अंदरूनी राजनीति में अगर इतना कुछ घिरा रहेगा तो कैसे वो वर्ल्ड पे ध्यान देगा? अगर वर्ल्ड पे वो ध्यान नहीं देगा तो इक्वेशंस पूरी की पूरी बदल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए, टीवी से रिलेटेड आर्टिकल है। हमने इस साल बजट में एक टारगेट रखा कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे,
लेकिन एक नई आई रिपोर्ट के अनुसार रशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनमें बहुत ज्यादा केसेस सामने आएंगे टीबी के आने वाले समय में। और एक आंकड़े के अनुसार देखिए 2015 में जो 40% टीबी के केसेस थे वो सिर्फ इन 4 देशों में थे, रशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और इंडिया में। और 2040 तक तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हर 10 में से एक टीबी से जो केसेस होंगे, हर 10 में से एक केस होगा जो टीबी से रिलेटेड होगा। अब देखिए दोनों तरह के टीबी होंगे, एक होगा एमडीआर टीबी, एक होगा एक्सडीआर टीबी। तो सबसे पहले तो इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है ये। देखिए जो बैक्टीरिया टीबी करते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो जिसके कारण में टीबी होता है। मान लीजिए जिन दवाइयों का यूज़ होता है टीबी का इलाज के लिए, अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर उस दवाई का असर होना ही बंद हो जाए जो कि टीबी के इलाज के लिए है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एमडीआर रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन ये कंडीशन ये है कि कम से कम 2 ऐसी दवाइयों का असर होना बंद होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर उन बैक्टीरिया पे जो कि टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कम से कम 2। समझ गए। अब आगे है ये एक्सडीआर टीबी, ये तो एमडीआर टीबी से भी आगे की स्टेज है। यानी ये सिचुएशन तो होनी ही चाहिए जिसके लिए एमडीआर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए एक प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर में बेकार के जो बैक्टीरिया हैं जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर में सॉरी ये जो चीज़ है फ्लूराक्विनन, इसका असर भी होना बंद हो जाए। और इसके अलावा जो इंजेक्शन है उनका असर होना भी बंद हो जाए, सेकंड लाइन के जो इंजेक्शन हैं उनका असर होना भी बंद हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन को कहते हैं एक्सडीआर टीबी। यानी ये एमडीआर टीबी से भी घातक स्टेज है। अब देखिए टीबी 2 तरह से हो सकता है। एक तो मान लीजिए आप कोई दवाई, यानी अगर आपका मान लीजिए इलाज चल रहा है, कोई दवाई आपकी चल रही है तो आप इलाज को बीच में ही छोड़ दो, या फिर आप ऐसे ड्रग्स लो जिससे कि एक प्रकार से जो बैक्टीरिया हैं वो इम्यूनिटी क्रिएट कर ले दवाई के प्रति। जैसे हम देखिए सिंपल एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो बैक्टीरिया एक प्रकार से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर मान लीजिए आप उनको सही और स्ट्रॉन्ग दवाई दोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप उनको थोड़ी बहुत रिलेटेड ही दवाई दे रहे हो, सटीक दवाई नहीं दे रहे, एक्यूरेट दवाई नहीं दे रहे और आधी अधूरी दवाई दे रहे हो, पूरी दवाई नहीं दे रहे, तो मान लीजिए थोड़ा एक प्रकार से एक समय के बाद में ऐसी स्टेज आएगी कि जो बैक्टीरिया टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक प्रकार से उन पे असर होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल एक्यूरेट दवाई नहीं दी, थोड़ी थोड़ी उन पे थोड़ा थोड़ा असर होता था। एक लेवल ऐसा आया कि उन्होंने इम्यूनिटी क्रिएट कर ली दवाई के प्रति ही, उनको आदत पड़ गई उस दवाई की, तो ऐसी स्टेज में टीबी के खतरा पैदा हो जाता है। और एक दूसरी एक प्रकार से कौन सा ऐसा सिनेरियो जहां पे टीबी होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। मान लीजिए किसी पर्सन को ऑलरेडी टीबी है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन उनके डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आए या फिर सांस लेने में सामने आए, एक प्रकार से खाना खाए साथ में, तो इस प्रकार की चीज़ों से डायरेक्ट ट्रांसमिशन से, मान लीजिए झूठा खाने से, ऐसे नहीं कि साथ सामने बैठ के खा रहे हो तो ही हो जाएगा, झूठा खाने से, तो ऐसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी टीबी हो सकता है। जिस पर्सन को टीबी है मान लीजिए उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को भी टीबी हो सकता है, तो 2 सिनेरियो में टीबी हो सकता है। अब आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि देखिए आने वाले समय में जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन से टीबी ज़्यादा होगा, और जो आज की स्टेज में, आज के सिनेरियो में एक प्रकार से इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट यानी आधी अधूरी ट्रीटमेंट से टीबी के ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, लेकिन फ्यूचर में डायरेक्ट ट्रांसमिशन से टीबी ज़्यादा होगा। आगे क्या है देखिए, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है टीबी की समस्या से निजात पाने के लिए? गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम चलाया है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें देखिए जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि किसी को टीबी तो नहीं है, तो आइडेंटिफाई करके उसको जल्द से जल्द इलाज करने की कोशिश की जाती है। और जो बैक्टीरिया का जो ये साइकिल है पूरा का पूरा कम्युनिटी में जिससे टीबी फैलता है, उसको तोड़ने की कोशिश होती है गवर्नमेंट के द्वारा। और मान लीजिए फैमिली मेंबर्स में किसी एक पर्सन को टीबी है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को उससे एक प्रकार से कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि वो फैमिली में जिस पर्सन को टीबी है तो बाकी जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, इसकी भी कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा। और बाद में देखिए और भी सरकार के द्वारा देखिए 5 साल से कम के बच्चों को एक प्रकार से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी उनकी की जाती है कि भविष्य में जाके भी उनको टीबी ना हो, पहले से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है 5 साल से कम के बच्चों के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है देखिए, मान लीजिए ट्रीटमेंट को इंप्रूव भी कर दिया हमने, तो फिर भी हम 2025 तक अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक प्रकार से कम कर पाएंगे कि टीबी और ज़्यादा ना फैले। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम एक प्रकार से ज़्यादा टीबी केसेस को जड़ से उखाड़ फेंकें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ड्रग्स ससेप्टिबिलिटी देखनी होगी कि मान लीजिए कोई ड्रग्स ऐसी तो नहीं है कि जो आधा अधूरा इलाज करे टीबी की, और इस तरह के ड्रग्स की जो आधा अधूरा इलाज करती हैं उनकी यूनिवर्सल रूप से यानी हर जगह पे इस चीज़ का टेस्ट होना चाहिए और ये अनिवार्य होना चाहिए। उसके अलावा और ज़्यादा आप देखिए टीबी के लिए जो टेस्ट है उनको आप एक्यूरेट बनाइए, उनको सस्ता बनाइए और एक प्रकार से और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए, ऐसा आर्टिकल सपोर्ट कर रहा है।
अगला जो पॉइंट है, देखिए जिन दवाइयों का यूज होता है टीबी के लिए वो आप कम सस्ती बनाइए, और जो पूरी ट्रीटमेंट है उनको आप जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन आए ही ना कि मरीज एक प्रकार से अपने इलाज को बीच में छोड़ दे। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर टीबी का इलाज 10 हफ्तों तक चलता है तो बीच में कई बार मरीज बीच में छोड़ देता है, तो इससे तो टीबी और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए इलाज होगा ही 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, तो मरीज उस इलाज को पूरा करेगा और टीबी को एक प्रकार से हम खत्म कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि टीबी का इलाज है वो कम ड्यूरेशन वाला होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस आर्टिकल से रिलेटेड। आगे क्या है, देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी आपको जाना होगा आगे की आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जब मान लीजिए कंप्यूटर जनरेटेड किसी इमेज को आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में इंपोज करते हैं तो वो होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये देखिए मान लीजिए हाथ के ऊपर में कोई कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर बन रही है तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। या फिर गूगल ग्लास का आप एग्जांपल ले लीजिए, जब मान लीजिए गूगल ग्लास यानी गूगल का चश्मा आप पहनते हो तो आपको इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो गूगल ग्लास पहन के, तो आपको ये तमाम तरह की चीजें दिखेंगी। मान लीजिए आपने उसमें कोई चीज फीड कर दी कि मुझे वहां जाना है, तो नेविगेशन की तरह आपको ये भी पता लगेगा, आंखों के सामने आपको दिखेगा कि आप कहां जा रहे हो, आपको 30 मीटर्स लेफ्ट जाना है या 30 मीटर्स राइट जाना है। तो वो सब चीजें जो आज हमें मोबाइल में दिखती हैं, अगर हम गूगल ग्लास पहन लें तो वो सब चीजें हमारी आंखों के सामने हमें दिखेंगी। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल देखिए धर्म से इस टेक्नोलॉजी को कंपेयर करके देखता है। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि हम आपकी दुनिया आसान बना देंगे और आपके लिए एक नया वर्ल्ड, नई दुनिया हम तैयार करेंगे। अब देखिए आमतौर पे जो ये चीजें होती हैं वो धर्म में होती हैं। तो धर्म में क्या होती है, मान लीजिए आमतौर पे जो धर्म को जो लोग मानते हैं उनका विश्वास ये होता है कि अगर हम भक्ति भाव रखेंगे, धर्म को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें दैवीय दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। चाहे आप इसको स्वर्ग कह लीजिए या फिर भगवान की दुनिया मान लीजिए, कुछ भी आप इसको मान लीजिए। लेकिन आमतौर पे जो धर्म के फॉलोअर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा अगर हम धर्म को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। लेकिन देखिए अब ऑगमेंटेड रियलिटी है वो तो आपको इसी दुनिया में एक नए वर्ल्ड का एहसास दे रही है। अब तो देखिए मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपके लिए स्वर्ग क्या है, आपके लिए मान लीजिए स्वर्ग ये है कि आपको एक प्रकार से नेचर, प्रकृति का अच्छा फॉर्म होगा, पानी में आप जाओगे, कुछ भी मान लीजिए। स्वर्ग का मतलब कुछ भी हो सकता है, हर एक पर्सन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो देखिए उसी तरह की रियलिटी तो आपको आज भी मिल सकती है। आप गूगल का चश्मा लगाइए और ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको आर पार पूरा पानी दिखेगा और प्रकृति जो है वो सब अपने सबसे अच्छे फॉर्म में दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले काम जो धर्म करता था, जो लालच देता था लोगों को कि आप अच्छा काम कीजिए, आपको एक प्रकार से दैवीय दुनिया में जाने का मौका मिलेगा, आजकल टेक्नोलॉजी ने वो काम आसान कर दिया है। लेकिन थोड़ा फर्क है, धर्म को जब हम फॉलो करते हैं तो काइंड ऑफ लोगों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है और एक प्रकार से सोसाइटी के साथ बंदा जो पर्सन है वो इंटीग्रेट होता है। लेकिन जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो बंदा जो है, पर्सन जो है, अपनी सोसाइटी से और ज्यादा आइसोलेट होता है। जितनी ज्यादा आप देखिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हो ना, ये तो एक फैक्ट है कि आप उतने ज्यादा एक प्रकार से आप अपनी दुनिया से दूर होते जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोशल मीडिया मान लीजिए, जो लोग आज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो अपनी डेली लाइफ में बहुत कम पर्सन से बात करते हैं। ये एक रिसर्च से सामने आया है और ये बात बिल्कुल सच है। तो इसी तरह से ये आर्टिकल रिलेटेड है धर्म और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर लास्ट में यही आता है कि देखिए टेक्नोलॉजी एक प्रकार से स्थान नहीं ले सकती। टेक्नोलॉजी का मतलब आज साइंस का मतलब सिर्फ प्रकृति को समझना ही नहीं है, बल्कि उसको समझ के एक नई दुनिया बनाना भी है, और वही काम टेक्नोलॉजी कर रही है। लेकिन क्या वो धर्म को रिप्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो आने वाले दिनों में हमें देखना बाकी है। ये पूरा आर्टिकल है, निबंध में हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे का आर्टिकल देखिए जेनरिक ड्रग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया कि जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जेनरिक दवाइयों का नाम प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी मरीजों का इलाज करते वक्त जब वो पर्ची लिखते हैं तो उसमें वो सिर्फ जेनरिक ड्रग्स का नाम लिखेंगे, ताकि वो मेडिकल पर जाके वो जेनरिक ड्रग्स यानी सस्ती जो दवाइयां हैं उसको परचेज कर सकें। और डॉक्टर्स को ये लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में, यानी बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि मेडिकल वाले इस चीज़ को समझ भी सकें। अब देखिए ये बात इसलिए हुई है, अगर डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ में डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कई बार देखिए मरीज को काफ़ी महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स एक प्रकार से डॉक्टर्स का मिले होते हैं दवाइयों की कंपनीज के साथ में, और काफ़ी महंगी दवाइयाँ पर्ची पे लिख देते हैं और मरीज उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अब देखिए 3 तरह के नाम्स होते हैं किसी भी दवाई के। ये देखिए, एक होता है IUPAC का नेम यानी केमिकल नेम, दूसरा जेनरिक नाम। जेनरिक क्या होता है? जेनरिक तो सिंपल सी बात है ना कि मान लीजिए जब अमीर कंपनीज हैं किसी ड्रग को एक प्रकार से डिस्कवर करती हैं
तो 20 साल तक उनको अधिकार मिल जाता है कि वो सिर्फ उस ड्रग्स को सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ये इसलिए होता है ताकि जो अमीर कंपनीज हैं वो अपने रिसर्च के पैसे को वसूल सकें, और 20 साल के बाद में यानी पेटेंट का पीरियड का खत्म होने के बाद में दूसरी कंपनीज भी उस दवाई को बना सकती हैं। तो इस बाद में जो 20 साल के बाद में जो दवाइयां बनती हैं उसको कहते हैं जेनरिक ड्रग्स। एक तीसरा नाम भी होता है, तीसरा नाम होता है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। WHO के द्वारा ये नाम दिया जाता है, यानी ब्रांड नेम भी इसे कहते हैं। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल के तहत देख लीजिए, ये केमिकल नाम है किसी दवाई का, बहुत बड़ा सा नाम है। ये जेनरिक नाम है जिसका नाम है एटोरवास्टिन, और तीसरा नाम है, ये ब्रांड नेम है लिपिटर। यानी लिपिटर नाम की कंपनी जेनरिक ड्रग का नाम है ये, और केमिकल नाम ये है, इतना बड़ा, इसे बनाती है। अब आगे देखिए क्या इशू है। देखिए अब आर्टिकल कहता है कि हमारे इंडिया में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारे इंडिया में दिक्कत यह है कि जो जेनरिक ड्रग्स को बेचा जाता है वो ब्रांड के नाम से ही बेचा जाता है। यानी जो हमारे इंडिया में क्या होता है, जो ड्रग्स बेची जाती हैं, यानी मान लीजिए जेनरिक ड्रग्स ये है तो इसको ब्रांड नाम से ही बेचा जाएगा, यानी लिपिटर के नाम से ही बेचा जाएगा। इंडिया में ये दिक्कत है। यानी जेनरिक ड्रग्स और ब्रांड का जो नेम्स है दोनों को आपस में एक प्रकार से कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन करने का मतलब बल्कि इनको तो रिमूव ही कर दिया जाता है, उनको सिर्फ ब्रांड नेम के नाम से बेचा जाता है। और इंडिया में क्या बड़ी दिक्कत है, इंडिया में कहा जाता है कि देखिए जो ये फैसला आया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कि एक प्रकार से डॉक्टर्स हैं वो लिख के देंगे जेनरिक ड्रग्स का नाम, उससे फायदा नहीं होगा और मरीजों को कोई खास फायदा नहीं होगा, उनको फिर भी महंगी दवाइयां परचेज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि हमारे देश में ना एक फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन का कंसेप्ट है कि जो डॉक्टर्स हैं ना, फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन कौन सी दवाइयां होती हैं, ये देखिए ऐसी दवाइयां होती हैं जो 2 या 3 दवाइयों से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए ये फाइनल दवाई है, ये एक प्रकार से टेबलेट है, ये इन 3 दवाइयों से मिलकर बनी है, तो ये वाली दवाई हुई फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए जेनरिक ड्रग्स की मार्केट तो हमारे देश में काफ़ी कम है, सिर्फ 10% तक है, और जबकि फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन की जो मार्केट है वो 45% तक है। और जो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन है ये जेनरिक दवाइयाँ नहीं होती, ये महंगी दवाइयाँ होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जेनरिक ड्रग्स तो हैं ही सिर्फ 10%, और जो डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादातर जो है फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस को एक प्रकार से प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी मार्केट 45% तक है। तो फिर भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर के बाद में भी जनता को, मरीजों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए यूके में सिर्फ कुछ ही दवाइयाँ ऐसी हैं जो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन है, यानी 10% के आसपास सिर्फ। यहाँ पे तो हजारों दवाइयाँ ऐसी हैं जो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन के तौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे कहते हैं अपने बचाव में कि हम वो ब्रांड नेम की दवाइयाँ या फिर जो पेटेंट वाली दवाइयाँ जो यानी जो महंगी कंपनी की दवाइयाँ इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उनकी बायो अवेबिलिटी या फिर बायो इक्विवेलेंस ज़्यादा होती है। तो क्या होती है ये बायो अवेबिलिटी या फिर बायो इक्विवेलेंस? ये होती है कि देखिए मान लीजिए आप रिकेट्स के, मान लीजिए किसी को रोग है, भगवान ना करे किसी को भी हो, रिकेट्स मान लीजिए किसी को है, तो उसके इलाज के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। तो मान लीजिए बायो अवेलेबिलिटी ये होती है कि जहाँ पे मान लीजिए शरीर के किसी अंग में, लेग्स में मान लीजिए रिकेट्स है, तो मान लीजिए कोई दवाई हम लेंगे जिससे रिकेट्स ठीक होता है, क्या वो दवाई सही जगह पे मान लीजिए पैरों में जाके और सही असर कर सकती है? इस चीज़ को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी शरीर के जिस पार्ट में दवाई की जरूरत है क्या वहाँ पे वो जा पाएगी और उसी रेट से वो काम कर पाएगी जिस रेट से उसको काम करना चाहिए। तो आर्टिकल कहता है कि यानी कुछ डॉक्टर्स अपने बचाव में कहते हैं कि जो महंगी कंपनीज होती हैं उन दवाइयों में बायो अवेलेबिलिटी या फिर बायो इक्विवेलेंस ज़्यादा होती हैं, लेकिन आर्टिकल इस बात का विरोध करता है। क्यों? आर्टिकल कहता है कि देखिए जो ड्रग्स कंट्रोलर अथॉरिटी है वो जेनरिक ड्रग्स को इसी बात पे तो परमिशन देती है कि वो ठीक उसी तरह से काम कर रही है जैसे महंगी कंपनीज काम करती हैं पेटेंट पीरियड एक्सपायर होने के बाद में। तो यह बात तो डॉक्टर्स की बिल्कुल गलत है कि जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो ठीक से काम नहीं करती। अगर वो ठीक से काम नहीं करती तो कभी उनको एक प्रकार से परमिशन ही नहीं मिलती, अप्रूवल ही नहीं मिलती ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से। तो डॉक्टर्स का ये तर्क गलत साबित हो जाता है। आगे क्या है वे फॉरवर्ड में? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, यानी बार बार जो गवर्नमेंट्स आई हैं वो एक प्रकार से सस्ती दवाइयाँ करवाने में नाकाम हो गई हैं, और जो मार्जिन है यानी दवाइयों को जो मार्जिन है 4,000% तक का है, यानी मरीजों को काफ़ी महंगी दवाइयाँ खरीदने को मिलती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये अपने तरह के सुझाव दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो कोर इशू ये है कि सभी तरह की जो दवाइयाँ हैं जो एक प्रकार से रोगों को इलाज करने में जरूरत जिनकी होती है वो आसान दामों में उपलब्ध हो मरीजों को, और उसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करते हैं वो एक रैशनल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके बाद ये एक बात ये भी कहते हैं कि देखिए ऐसी दवाइयाँ यानी एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जिनके प्राइसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है
उसकी जो लिस्ट है वो इनलार्ज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उसके दायरे में आनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है इन सभी दवाइयों को एक प्रकार से रेगुलेट कर सके, उनके दामों को रेगुलेट कर सके। अगली बात क्या है, एक जो एफडीसी जो है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है, उसको भी एक प्रकार से गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए और एलिमिनेट कर देना चाहिए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का जो पूरा कंसेप्ट है। इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं मजबूरीवश मरीजों को। आगे जो है देखिए, गवर्नमेंट को कुछ ऑफिशियली नाम भी प्रपोज करने चाहिए डॉक्टर्स को, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा सुझाए हुए नाम को बिना किसी डाउट के एक प्रकार से मरीजों को प्रिस्क्राइब कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे एक प्रकार से जो महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं जनता को, वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। आगे जो आर्टिकल है देखिए, वो कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। क्या कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड को खत्म कर देना चाहिए? तो 3 पर्सन्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र नाथ तो इसके एक प्रकार से फेवर में बोल रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को खत्म कर देना चाहिए। दुष्यंत दवे कहते हैं कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट की हमारी सोसाइटी को आवश्यकता है। तीसरे नंबर पर जो पिंकी आनंद, वो एक प्रकार से बैलेंस्ड अप्रोच दे रही हैं, लेकिन जो इनका व्यू है वो कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में ही है, ज़्यादातर जो इनका व्यू है। सबसे पहले देखते हैं सुरेंद्र नाथ क्या कहते हैं। सुरेंद्र नाथ कहते हैं कि देखिए, जब कोई अपराधी अपराध करता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लीजिए कोई बच्चा स्लम में रहता है, पूरा अपना बचपन स्लम में बिताता है, तो बड़ा होके मान लीजिए एडोलसेंट होके या बड़ा होके अडल्ट होके मान लीजिए वो बच्चा किसी तरह का अपराध करता है, तो ना सिर्फ वो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? क्योंकि देखिए, वो बच्चा पहले स्लम में रहा, स्लम से जो वैल्यूज उसने इनकलकेट करी, वहां से जो वैल्यूज ली स्लम से, झुग्गी झोपड़ी से, तो बाद में जाके उसी वैल्यूज के आधार पर उस पर्सन ने वो क्राइम किया, उस बच्चे ने बड़े होकर वो क्राइम किया। तो इसके लिए ना सिर्फ वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी भी फेल हो गई है, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से कैपिटल पनिशमेंट को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सीवियर क्राइसिस के अंदर में है। अपराधियों को उचित एक प्रकार से लीगल एड नहीं मिल पाती, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी। और एक जांच में तो सामने आया, एक रिपोर्ट में सामने आया कि ट्रायल कोर्ट्स में जिन अपराधियों को 30% केसेस में डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड मिलता है, बाद में अपील करने पे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में 30% लोग तो ऐसे हैं जो बरी हो जाते हैं। यानी मान लीजिए 10 लोगों को मृत्यु दंड मिला ट्रायल कोर्ट में, तो उसमें से 3 आगे जाके बरी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है, तो इसी कारणवश कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आगे वही सेम बात है, जब कोई क्राइम करते हैं, जब कोई क्राइम होता है, तो ना सिर्फ एक प्रकार से विक्टिम के खिलाफ में वो क्राइम होता है, बल्कि जो परपिट्रेटर होते हैं वो भी एक प्रकार से विक्टिम ही हैं। तो ऐसा आर्टिकल में ये कह रहे हैं सुरेंद्र नाथ, ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को खत्म कर देना चाहिए। आगे क्या है, आगे व्यू जानते हैं दुष्यंत दवे का। देखिए, ये कैपिटल पनिशमेंट को खत्म करने के खिलाफ बोलते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, आज हमारे देश में भयानक क्राइम हो रही हैं, महिलाओं के प्रति इतने एक प्रकार से खराब बेकार क्राइम हो रहे हैं, और इवन दलितों के खिलाफ में काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तो इन क्राइम्स को एक प्रकार से एड्रेस करने के लिए, एक डेटरेंस पैदा करने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट का होना काफ़ी जरूरी है। और सिक्योरिटी सिस्टम जो है, पुलिस जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ लाल बत्ती हटाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप सोच के देखिए, 1.5 लाख तो देखिए पर्सनल सिक्योरिटी जो स्टाफ है हमारे, जो पुलिस वाले हैं या फिर जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1.5 लाख पूरे मिला के जवान ऐसे हैं जो वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है हमारे देश में सिक्योरिटी की, आप खुद ही सोच के देख लीजिए। उसके बाद में देखिए उसके बाद में ये कहते हैं कि अगर कोई अपराधी एक प्रकार से वो बिल्कुल मना कर देता है कि वो नहीं सुधरेंगे, जेल से छूटने के बाद भी वो क्राइम करेंगे, या जेल में भी वो नहीं सुधरेंगे, वहां भी क्राइम करेंगे, तो ऐसे अपराधियों के साथ क्या किया जाए, आप ही बताइए। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए, कई क्रिमिनल्स को सेम बात है, रिफॉर्म करना काफ़ी इंपॉसिबल होता है, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट ही एकमात्र समाधान है। या फिर जो एक प्रकार से वनरेबल सेक्शंस हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे अपराधियों की समाज में कोई भी जगह नहीं है, और उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का होना काफ़ी जरूरी है। फिर ये कहते हैं, देखिए, मान लीजिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, उसके लिए मल्टीपल लेयर्स हैं, पहले ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। बाद में ये कहते हैं कि देखिए, वेस्ट की सोसाइटी के साथ आप अपनी सोसाइटी को कंपेयर मत कीजिए। क्यों? कि देखिए, वेस्ट की सोसाइटी में सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे तो देखिए अलग चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और कैपिटल पनिशमेंट का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारी सोसाइटी के अंदर में। आगे हम जानते हैं बैलेंस व्यू। देखिए, बैलेंस व्यू दिया जा रहा है पिंकी आनंद के द्वारा। हालांकि इतना बैलेंस तो नहीं है,
ये कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में ही है। ये कहते हैं कि देखिए कैपिटल पनिशमेंट जो है डेटरेंस का काम करती है और एक डर पैदा करती है अपराधियों के बीच में, ताकि वो इस तरह का काम फ्यूचर में ना करें, या फिर एक संकेत भी देती है, मैसेज डिलीवर करती है सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी, अगर आप गलत काम करोगे तो इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो दूसरा देखिए, ये उन विक्टिम्स को भी न्याय दिलाती है। मान लीजिए किसी के खिलाफ में अपराध हुआ है, तो जिस परपिट्रेटर ने ये अपराध किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, इससे जिस विक्टिम को भी जस्टिस मिलता है। और बाद में देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इससे डेटरेंस क्रिएट होती नहीं, तो पिंकी आनंद कहते हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है, यानी कुछ समय के लिए 2 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी, लेकिन पिंकी आनंद कहते हैं कि आने वाले समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म में निश्चित तौर पर डेटरेंस क्रिएट होगी। उसके बाद में केस भी बताती हैं। ये कहते हैं कि देखिए दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को बरकरार रखा था। उसके बाद में एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये केस था। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट दिया। क्या ये कंसेप्ट है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। क्या है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? देखिए ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन केसेस में फांसी की सजा देगी या कैपिटल पनिशमेंट की सजा देगी जो बिल्कुल रेयर होंगे। अब देखिए जो निर्भया के साथ हुआ था 2012 में, उससे रेयर तो क्या ही होगा। पूरा का पूरा मतलब इतना भयानक जो क्राइम किया था परपिट्रेटर्स ने, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो ये एक कंसेप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब बाद में देखिए ये कहते हैं कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वो केसेस होती हैं जब पूरी एक प्रकार से कलेक्टिव कंसाइंस होती है सोसाइटी की, यानी पूरी की पूरी ऐसे क्राइम जो पूरी की पूरी सोसाइटी को झकझोर के रख देते हैं, उस क्राइम्स में एक प्रकार से फांसी की सजा होनी चाहिए। और बाद में देखिए ये लास्ट में ये पॉइंट भी रखती हैं, हाईलाइट करती हैं कि आज हमारे देश में जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कैपिटल पनिशमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके सोसाइटी को कि अगर आप क्राइम करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग सुटेबल सजा आपको मिलेगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से रिलेटेड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस CS कर्णन को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि बार बार वो जुडिशरी की तौहीन कर रहे थे, काफ़ी तरह के आरोप लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, और एक प्रकार से और भी काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें की, अपने साथी जजों के खिलाफ में भी उन्होंने काफ़ी तरह के आरोप लगाए। तो 6 महीने के कारावास की सजा कंटेम्प्ट के कोर्ट में लगाई, कंटेम्प्ट के जुर्म में उन पर लगाई गई। फिर बाद में आर्टिकल कहता है कि देखिए ठीक उसी दिन विजय माल्या को भी कंटेम्प्ट के आरोप में 10 जुलाई तक एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होने का आदेश दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल कहता है कि दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अप्रोच अपनाई। जस्टिस CS कर्णन को तो बिना उनके पक्ष सुने सजा सुना दी गई, और बल्कि माल्या को एक प्रकार से एक मौका और दिया गया कि अगर 10 जुलाई से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हो तो हम कंसिडर करेंगे कि आपको सजा सुनाई जाए या नहीं सुनाई जाए। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 235(2) उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो क्रिमिनल है उनको सजा सुनाने से पहले पूरा मौका देगी जुडिशरी कि उनको कितनी सजा सुनाई जाए और कैसे, क्यों उनको कम सुनाई जाए या क्यों उनको माफ कर दिया जाए। तो यानी अपराधी को पहले एक मौका दिया जाएगा, लेकिन जस्टिस CS कर्णन को ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए जस्टिस CS कर्णन कोई भी एक प्रकार से लीगल सहायता से इनकार भी करते तो जो जुडिशरी जो है वो एमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर सकती थी। एमिकस क्यूरी जो होता है वो जुडिशरी का साथी होता है, यानी एक प्रकार से मान लीजिए कोई भी वकील एक प्रकार से केस लड़ने से इनकार कर देता है या फिर कोई व्यक्ति एक प्रकार से लीगल एड लेने से इनकार कर देता है, तो जुडिशरी उन केसेस में अपना एक साथी यानी अपनी तरफ से ही एक वकील प्रोवाइड कर सकते हैं अपराधियों को। तो उसको कहते हैं, जो कोर्ट का साथी होता है उसको कहते हैं एमिकस क्यूरी। तो इसको भी अपॉइंट किया जा सकता था जस्टिस CS कर्णन के केस में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो आर्टिकल इसी बात को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो यही पूरा आर्टिकल है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।